हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर। ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यूनिट 1 का टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल हेल्थ काउंसिल लॉन्च प्रोग्राम्स एम्ड एट कंट्रोलिंग और इरेडिकेटिंग डिजीजेस। कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे कंट्रोल करना, और इरेडिकेट का मतलब होगा बिल्कुल उसको ख़त्म करना, डिमिनिश कर देना। तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है ताकि जो डिज़ीज़ है उसको कंट्रोल किया जा सके और उसको इरेडिकेट यानी कि ख़त्म किया जा सके, विच कॉज कंसिडरेबल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी इन इंडिया। क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस हैं, उनकी वजह से ही जो इंडिया में मॉर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। चलिए पहले बताती हूँ मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है। मॉर्टेलिटी रेट होता है डेथ रेट, और मॉर्बिडिटी रेट होता है जिसमें डी आता है, याद रखिएगा डी फॉर डिजीज़। जो मॉर्बिडिटी होता है वो होता है डिजीज़ रेट। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। फर्स्ट वन इज़ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसमें रूरल एरिया यानी कि गांव के लोगों के हेल्थ पे फोकस किया गया था। सेकंड प्रोग्राम है, कुछ नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो वो चाइल्ड और मदर से रिलेटेड हैं। उसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स आते हैं लाइक MCH मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, CSSM चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, एंड फिफ्थ वन इज़ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ये 5 प्रोग्राम्स जो हैं वो मदर और चाइल्ड से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम्स हैं नेशनल प्रोग्राम्स, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड होते हैं, लाइक नेशनल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, डायरिया डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम्स, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल फिलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम, एंड लास्ट वन इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। फिर कुछ नेशनल प्रोग्राम्स हैं जो रिलेटेड हैं कि कोई भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती है उनको कैसे कंट्रोल करना है, तो उनके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए थे। फर्स्ट वन इज़ स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970, मिड डे मील प्रोग्राम 1957, अनेमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम 1970, एंड लास्ट वन इज़ नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1962। फिर लास्ट है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए बने हुए थे। फर्स्ट वन इज़ नेशनल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, विटामिन A डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, एंड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये आते हैं आपके नेशनल प्रोग्राम्स के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आप लोग लर्न कैसे करोगे। क्या करना है, सारे प्रोग्राम्स याद नहीं करने ही हैं। लाइक जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के प्रोग्राम्स हैं उनमें से आप कोई 3 या 4 प्रोग्राम्स याद कर लीजिए, और कम्युनिकेबल वाले भी आप 3 या 4 प्रोग्राम्स याद कर लीजिए जो मेन हैं, और उनको एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 12 अप्रैल 2005। इसके अंदर इसका जो गोल था वो था रिडक्शन इन IMR एंड MMR। IMR का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR का मतलब है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो इन्फेंट और मैटरनल मतलब मदर की डेथ होती थी उसको रिड्यूस करना इसका मेन गोल था। सेकंड इज़ यूनिवर्सल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, उन सर्विसेज का एक्सेस करवाना बहुत सारे लोगों को, प्लस जितनी भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनको प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना इसका मेन गोल था।
असेस टू इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाना लोगों को। नेक्स्ट गोल है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, जेंडर एंड डेमोग्राफिक बैलेंस, प्लस जो आयुष था, यानी कि आयुष के अंदर आयुर्वेदा, यूनानी सिस्टम, योगा, यूनानी सिस्टम और होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें आती है। तो इसको आयुष को प्रमोट करना, प्लस जितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको भी प्रमोट करना कि लोग अपना लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा हेल्दी कर ले, हेल्दी खाना खाएं, थोड़ी हाइजीन मेंटेन रखें ताकि उनको डिजीज़ कंडीशन ना हो। इसकी कुछ स्ट्रेटजीज़ थी। फर्स्ट स्ट्रेटजी थी कि वो ये जो रूरल हेल्थ मिशन है ये एनहेंस करता है कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टू ओन, कंट्रोल एंड मैनेज पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। ये एनहेंस करता है कि जो पंचायत राज है वो कंट्रोल करे और मैनेज करे जितने भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज चल रही हैं। प्लस हेल्थ केयर एट हाउस होल्ड लेवल, मतलब घर पे जो केयर होती है, हेल्थ केयर होती है, वो प्रोवाइड करना और उन सब चीज़ों को प्रमोट करना भी इसका एक मेन गोल था। विलेज हेल्थ कमेटी जो है वो हेल्थ प्लान बनाएगी और उस प्लान को सारे के सारे विलेज वाले लोग उसको फॉलो करेंगे। प्लस जो सब सेंटर्स थे बनाए गए थे उनको स्ट्रेंथन करना और बहुत सारी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना इसका मेन गोल था। इसके बाद आप लोग इतना ना पढ़े तो भी चलेगा, रूरल हेल्थ मिशन है, आप अपने आप से भी लिख सकते हैं कि रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आप रूरल एरिया में लोगों को गांव में जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं पानी की, सैनिटेशन की, लाइफस्टाइल की, फूड की और उनको हेल्थ एजुकेशन देना, ये सारी चीज़ें इस मिशन के तहत थी। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। अगर आप लोग खुद लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर आप लर्न करके लिखते हैं तो ये पॉइंट्स बहुत इजी हैं। इन पॉइंट्स का अपने नोटबुक में नोट्स बना लो और जो आपको इजी लगे उनमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट आप लिख सकते हो। ये आयुष को इंक्रीज़ करना, प्लस मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाना और टेक्निकल सपोर्ट देना बहुत सारे नेशनल और स्टेट ब्लॉक्स वगैरह को, ये इसका मेन फंक्शन था। अब बात करते हैं वो प्रोग्राम्स जो मदर और चाइल्ड से रिलेटेड है। ये प्रोग्राम्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। फर्स्ट प्रोग्राम है जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स थे उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो मैटरनल और इन्फेंट है उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका डेथ रेट रिड्यूस हो जाए, प्लस उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो प्रमोट हो और फिज़िकल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके चाइल्ड की, एडोलेसेंस की विद इन द फैमिली। सर्विसेज क्या क्या थी इसके अंदर, जो रिकॉर्ड रखना था कि कितनी प्रेगनेंसी हो रही है, रिकॉर्ड ऑफ अकरेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्लस उन वुमेन्स को आइडेंटिफाई करना जिनको अनेमिया हुआ है। थर्ड इज़ एडमिनिस्टर करना 2 डोजेज ऑफ टीटी यानी कि टेटनस टॉक्सॉइड। फोर्थ वन इज़ आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट्स जो हैं वो प्रोवाइड करना प्रेग्नेंट वुमेन को ताकि उनको अनेमिया या फिर आयरन डेफिशिएंसी के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो ना हों। स्क्रीन वुमेन आइडेंटिफाई एज प्रेग्नेंट फॉर एनी ऑफ द रिस्क फैक्टर। उन वुमेन्स को आइडेंटिफाई करना है जैसे कि अगर किसी वुमेन की जो एज है वो 17 साल से कम है या फिर 35 साल से ज़्यादा है और वो प्रेग्नेंट है तो उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको थोड़ा सा मतलब ऑब्ज़र्व करना है। अगर किसी की हाइट 145 सेंटीमीटर से कम है, प्लस अगर किसी का वेट 40 केजी से कम है और 70 केजी से ज़्यादा है। अगर किसी भी लेडी को हिस्ट्री है और हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग इन प्रीवियस प्रेगनेंसी, लाइक ये उसकी सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी और इससे पहले जो प्रेगनेंसी हुई थी उसमें ब्लीडिंग होती थी और मिसकैरेज वगैरह हो चुका है उस लेडी का। फोर्थ इज़ हिस्ट्री स्टिल बर्थ। अगर किसी भी लेडी को स्टिल बर्थ का मतलब है कि उसको जो है वो डेड बेबी पैदा हुआ यानी कि बेबी जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ है अगर किसी लेडी को और वो सेकेंड टाइम कंसीव कर रही है तो उसको भी ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। लास्ट वन इज़ हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन। अगर किसी की डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन के थ्रू, सी सेक्शन के थ्रू हुई है तो हम उस लेडी को भी ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, केयर ऑफ चिल्ड्रन। केयर ऑफ चिल्ड्रन में हम उस चिल्ड्रन की ग्रोथ को मॉनिटर करेंगे, उसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यानी कि वैक्सीन्स जितनी भी हैं वो सारे टाइम टू टाइम लगवाएंगे, प्लस जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन डिजीज़ या फिर थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करेंगे, रेफ़र करेंगे। जो भी केसेस हैं वो उनको हायर सेंटर में
प्लस जितनी भी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। अब फर्स्ट प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम, इसको ICDS भी बोला जाता है। ये 1975 में आई थी। इसका जो टारगेट था वो थी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि जो चिल्ड्रन है उसकी पूरी की पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनमें अच्छा न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस हो, प्लस उनकी जो मोर्टेलिटी है रेट है, मॉर्बिडिटी रेट है, माल न्यूट्रिशन जो बच्चों को होता है वो रिड्यूस करवाना, और प्रॉपर साइकोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट करवाना चाइल्ड की। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे ICDS के। प्लस जो टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो पॉलिसी ICDS है उसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो, ये भी ध्यान रखना। प्लस टू एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द मदर टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, यानी कि हम मदर को भी थोड़ा सा एनहेंस करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे कि अपने बच्चे की केयर कैसे करनी है, कैसा उसको खाना खिलाना है, कौन सा लाइफस्टाइल फॉलो करना है। तो ये सारी हेल्थ एजुकेशन मदर को प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992। इस प्रोग्राम का जो मेन एम था वो था कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना, प्लस एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना जितनी भी प्रेग्नेंट वूमेंस होती हैं, प्लस उनको सेफ डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। और जो नियोनेट्स होते हैं, नियोनेट्स जो हैं वो हम 28 दिन के बच्चे को बोलते हैं और 1 साल के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं। तो जो 28 दिन के बच्चे होते हैं, 1 महीने का बच्चा नियोनेट, उसको सर्विसेज बेसिक केयर प्रोवाइड करवाना, प्लस आइडेंटिफाई करना और रेफ़र करना उन नियोनेट्स को जो रिस्क पे हैं कि उनको कोई डिजीज़ कंडीशन हो सकती है। तो ये था चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992। नेक्स्ट हम RCH की बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम 1997 में आया था, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि द प्रोग्राम इंटीग्रेट्स ऑल द इंटरवेंशंस ऑफ फर्टिलिटी रेगुलेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी कि जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है उसको इंक्रीज़ करना, सही करना। प्लस इसका जो मेन बेसिक एम था वही है कि आपको जो है मदर और चाइल्ड को सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, मॉर्टेलिटी रेट डिक्रीज़ हो, जो डिजीज़ रेट है, मॉर्बिडिटी रेट वो भी डिक्रीज़ रहे। कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करवाते हैं हम इसमें कि कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपनी केयर खुद करें। प्लस इस ऑब्जेक्टिव के तहत ये प्रोग्राम जो है वो क्या करवाता था, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता था ऑब्स्टेट्रिक केयर की, MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की, IUD इंसर्शन लाइक इंट्रायूटराइन डिवाइसेस का इंसर्शन अगर करवाना होता था इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इनका इंसर्शन होता था ना IUDs का, वो इम्प्रूव हो गया था इस प्रोग्राम के तहत। प्लस कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ जो होती है ना, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो STD और RTI के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी इस प्रोग्राम के तहत, ताकि लोगों को ये डिज़ीज़ कंडीशन ना हो सके और इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। इसके जो कंपोनेंट्स थे वो थे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करवाना, क्लाइंट का पार्टिसिपेशन करवाना, सेफ मदरहुड, चाइल्ड सर्वाइवल, एडोलेसेंस, प्रिवेंशन ऑफ RTI एंड STDs एंड फैमिली वेलफेयर एंड प्लानिंग। ये सारे जो थे इसके कंपोनेंट्स थे इस RCH प्रोग्राम के। जो RCH प्रोग्राम है वो मेन है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, सबसे पहले बात करेंगे चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन को असेंशियल न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड की जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड की जाती है, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पूरा जो शेड्यूल है वो फॉलो किया जाता है उस बच्चे के ऊपर। जो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट है ARI की वो की जाती है, विटामिन A प्रोफाइलैक्सिस जो है वो किया जाता है, प्लस अनीमिया को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मदर को क्या क्या प्रोवाइड होता है RCH प्रोग्राम के अंदर। TT का इम्यूनाइजेशन, TT का इंजेक्शन मदर को लगाया जाता है, अनीमिया से उसको प्रिवेंट और ट्रीट किया जाता है, प्लस उसको एंटीनेटल केयर प्रोवाइड की जाती है, और अगर मदर को कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो उस कॉम्प्लिकेशन को अर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है।
प्लस जो उसकी डिलीवरी है वो कोई एक ट्रेंड पर्सोनल कोई ट्रेंड प्रोफेशन वाला पर्सन जो है वो करता है। प्लस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ को प्रमोट करना, यानी कि इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल में जाके जो डिलीवरीज़ होती हैं स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करते हुए वो प्रमोट करना। जो घर पे दाइज जो हैं वो डिलीवरी करती थी उसको प्रिवेंट करना है, घर पे नहीं करनी है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मदर को भी और बच्चे को भी। प्लस ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज़ को मैनेज करना और बर्थ स्पेसिंग, यानी कि दो बच्चों के बीच में 1 या 2 साल का गैप रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये सारी सर्विसेज बच्चे को और मदर को प्रोवाइड की गई थी इस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। ये प्रोग्राम 1992 में यूनिसेफ और WHO जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने बनाया था। प्लस इस एजेंसी ये जो प्रोग्राम है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? इसका फर्स्ट कंपोनेंट है कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द केस मैनेजमेंट स्किल ऑफ हेल्थ प्रोवाइडर्स। जो केस मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं हेल्थ प्रोवाइडर्स की वो इम्प्रूव करना। प्लस जो ओवरऑल हेल्थ सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करना, और फैमिली और कम्युनिटी हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस जितनी भी हम लोग करते हैं डे टू डे लाइफ में उन सभी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करना, और कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज़ करना विद अदर डिपार्टमेंट्स। कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन का मतलब है लाइक कोलैबोरेट करना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स लाइक लैब डिपार्टमेंट, ICU डिपार्टमेंट और जनरल वार्ड्स वाले डॉक्टर, नर्सेज, ये सारे के सारे हेल्थ वर्कर्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन में काम करके और पेशेंट को फिर केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट ये जो प्रोग्राम है IMNCI ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। मेन इसमें कलर कोडिंग पूछी जाती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। IMNCI की बेनिफिशरीज़ क्या हैं? केयर प्रोवाइड करता है ये न्यू बोर्न्स और यंग इन्फेंट्स को। जो इन्फेंट्स अंडर 2 मंथ्स होते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है, प्लस जो इन्फेंट्स 2 मंथ्स टू 5 ईयर्स होते हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। इसके प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करते हैं। 2 मंथ्स वाले बच्चों को क्या प्रोवाइड किया जाता है, प्लस 2 मंथ्स के और 5 ईयर्स वाले बच्चों को क्या सर्विसेज दी जाती है। फर्स्ट 2 मंथ्स वाले को बच्चे को डिस्कस करते हैं। ऑल सिक यंग इन्फेंट्स अप टू 2 मंथ्स ऑफ एज मस्ट बी असेस्ड ऑफ पॉसिबल। अगर 2 महीने का बच्चा है उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर डायरिया जॉन्डिस तो नहीं हो गया है, ये जो है ये हमने असेस करना है। प्लस सेकंड 2 मंथ से 5 साल का जो बच्चा होगा उसको क्या करेंगे, हम एग्जामिन करेंगे कोई डेंजर साइन, कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, डायरिया, फीवर या फिर कोई ईयर की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये हम असेस करेंगे 2 महीने से 5 साल के बच्चे के अंदर। नेक्स्ट जितने भी ऑल सिक यंग इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन 2 मंथ्स अप टू 5 ईयर एज ऑल्सो रूटीनली बी असेस्ड फॉर। 2 महीने से 5 साल का जो बच्चा उसको हम रूटीनली असेस करेंगे कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज़ तो नहीं हो गई है, उसका इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्या चल रहा है, प्लस उसको कोई फीडिंग प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बच्चे को। और हम देखेंगे कि जो ड्रग बच्चे को दी जा रही हैं वो हम डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि हर एक ड्रग का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, इसीलिए हम बच्चों को कम से कम ड्रग्स देंगे। प्लस एनकरेज करेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ केयर टेकर्स। नेक्स्ट हम कलर कोडिंग की बात करते हैं। जो मेन कलर कोडिंग है, फर्स्ट मेन कलर कोडिंग है पिंक, येलो, ग्रीन। पिंक में हम अर्जेंट हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं, येलो में हम स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर एडवाइस देते हैं, प्लस जो ग्रीन है उसमें हम होम मैनेजमेंट करते हैं। ये 3 कलर कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IMNCI की। पिंक में हम अर्जेंट हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे, येलो में हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और ग्रीन में हम होम मैनेजमेंट करते हैं। तो ये बात कर ली हमने उन प्रोग्राम्स की जो चाइल्ड और मैटरनल को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो प्रोग्राम्स जो कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड हैं। फर्स्ट प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। ये सारे हमने डिस्कस मतलब रीडिंग कर ली थी, हम इनको डायरेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम इस नेशनल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये जो है 1974 में WHO ने लॉन्च किया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। 1978 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था EPI प्रोग्राम इन इंडिया, और 1985 में EPI को रीनेम कर दिया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम।
ये आप लोगों को ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये वाले, क्योंकि ये पेपर में नहीं आएंगे। आप याद रखना कि 1974 का है नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। प्लस उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया गया है उसको फॉलो किया जाए अच्छे से, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए बच्चों को, प्लस जो हेल्थ पर्सोनल्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए, और जो कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स हैं उनको सप्लाई करना और एस्टेब्लिश करना गुड सर्विलेंस नेटवर्क टू इंश्योर डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग को हम एस्टेब्लिश करेंगे, इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट कुछ रिवाइज इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दे रखा है। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद करना होगा। अभी तक आप लोग थर्ड ईयर में आ गए हो तो आपने सेकंड और फर्स्ट ईयर में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, फर्स्ट ईयर में माइक्रोबायोलॉजी में था, सेकंड ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी था, और प्लस आपकी शायद फार्मा की बुक में भी था। तो अभी तक आपको लर्न हो ही गया होगा, तो ये वाला हम डिस्कस नहीं करेंगे ये पार्ट। अगर आपको लर्न ना हो तो इसको लर्न कर लीजिएगा। बस मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। टीटी की टेटनस टॉक्सॉइड है, बीसीजी की बैसिलस कैलमेट ग्योरिन है, ओपीवी की ओरल पोलियो वैक्सीन है, डीपीटी की डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस है। यही है फुल फॉर्म। तो एमएमआर की है मिसल्स मम्प्स एंड रुबेला। तो ये सारी जो वैक्सीन्स हैं इनको आप विद टाइम याद कर लीजिएगा कि कौन सी वैक्सीन किस टाइम लगती है। नेक्स्ट प्रोग्राम है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, 1990 में लॉन्च हुआ था, 1992 में इसका इम्प्लीमेंट हुआ था एज अ पार्ट ऑफ CSSM। WHO protocols put 2 signs as the entry criteria for a possible diagnosis of pneumonia। न्यूमोनिया हम किसी भी पेशेंट को कब मानेंगे कि न्यूमोनिया है? एक तो उसको कफ हो रहा हो, प्लस उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही हो, और उस पेशेंट को क्या देंगे हम? एक एम्पिसिलिन मेडिसिन देंगे और एक जेंटामाइसिन। जो एम्पिसिलिन मेडिसिन होगी वो 25 to 50 mg पर kg पर डे दी जाएगी, और जो जेंटामाइसिन मेडिसिन होगी वो 5.0 mg पर kg पर डे दी जाएगी। ये जो ट्रीटमेंट है ये 7 to 10 डेज़ के लिए चलेगा पेशेंट का। तो ये प्रोग्राम था एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके तहत हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक न्यूमोनिया को प्रिवेंट करेंगे और उसको ट्रीट करेंगे। मेडिसिन हमने डिस्कस कर ली है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज रिवाइड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP 1962। इसका गोल था कि जो टीबी की वजह से डेथ और डिजीज़ रेट हो रहा है उसको डिक्रीज़ करें, प्लस जो इन्फेक्शन लोगों तक और लोगों को फैल रहा है उसको भी प्रिवेंट करें। कंट्रोल करेंगे हम ट्रांसमिशन इस डिजीज़ कंडीशन का इस प्रोग्राम के तहत। इसका ऑब्जेक्टिव था टू अचीव एट लीस्ट 85% क्योर रेट ऑफ द न्यूली डायग्नोस्ड स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव टीबी पेशेंट्स, प्लस हम डिटेक्ट करेंगे 70% न्यू स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव पेशेंट्स आफ्टर द फर्स्ट गोल इज मेट। नेक्स्ट प्रोग्राम है कंट्रोल ऑफ डायरियल डिजीज COD प्रोग्राम 1971। इस प्रोग्राम के अंदर हम मेनली डायरिया जो डिज़ीज़ कंडीशन है वो बच्चों को बहुत इजीली हो जाती है, उस डिज़ीज़ कंडीशन को हम प्रिवेंट करेंगे और कंट्रोल करेंगे, ताकि इस डिज़ीज़ से जो बच्चों की डेथ होती है वो रिड्यूस हो जाए, और जितने भी साइन और सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, डिहाइड्रेशन होती है बच्चों को, वो डिक्रीज़ हो जाए। फर्स्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं हम कि फर्स्ट स्ट्रेटेजी है कि हम हेल्थ पर्सोनल्स, ट्रेनिंग पर्सोनल्स जितने भी हैं उनको ट्रेन करेंगे इन स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, कि कोई भी अगर डायरिया का चाइल्ड आता है तो उसको मैनेज कैसे करना है, उसमें हेल्थ पर्सोनल्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। सेकेंड वन इज़ प्रमोट स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट प्रैक्टिस अमंग्स प्राइवेट प्रैक्टिशनर। जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको बोला जाएगा कि केस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है। प्लस मदर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि होम मैनेजमेंट कैसे करनी है डायरिया की, और जो डायरिया के साइन और सिम्टम्स है वो क्या होते हैं वो सारे मदर को बताए जाते हैं, ताकि अगर किसी भी बच्चे को डायरिया हो तो मदर आइडेंटिफाई कर सके कि बच्चे को डायरिया हुआ है और वो उसको हॉस्पिटल में लेकर जा सके। नेक्स्ट इज मेक अवेलेबल द ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट होता है जो डायरिया में बच्चों को और अडल्ट्स को दिया जाता है ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, कि जो डायरिया डिजीज़ कंडीशन होती है उसमें जो
बच्चे की पोटी होती है वो बहुत ज़्यादा उसमें वाटर होता है, तो वाटर बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो जाता है बॉडी से, इसीलिए उसको ORS दिया जाता है ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो। इसमें ट्रीटमेंट में हम मेन बच्चे को ORS देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखने के लिए बोला जाता है। एक मेडिसिन है कोट्रीमोक्साजोल, वो दी जाती है ORS के साथ बच्चे को अगर डाइसेंट्री डिजीज़ कंडीशन हुई है तो। अगर अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स आ रहा है कोट्रीमोक्साजोल मेडिसिन का, तब हम उसको नैलीडिक्सिक एसिड देते हैं बच्चे को 5 दिनों के लिए। एनी प्रोग्राम फॉर डायरियल डिजीज़ कंट्रोल मस्ट इंक्लूड प्रोविजन ऑफ पोर्टेबल वाटर। अगर कोई भी प्रोग्राम बना है डायरिया के लिए तो उस प्रोग्राम में ये होना ज़रूरी है कि उसमें वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाए बच्चे को। तो ये था आपका नेशनल डायरियल कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 की। 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था और 1983 में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम बनाया गया था। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की थी वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया था लोगों को, MDT प्लस बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के लिए। और हेल्थ एजुकेशन ऑर्गेनाइज की गई थी पेशेंट और उनकी फैमिलीज़ के लिए। प्लस जो भी डिफ़ॉर्मिटी हो जाती थी पेशेंट को लेप्रोसी की वजह से या फिर जो अल्सर्स होते थे उन अल्सर्स और डिफ़ॉर्मिटी की केयर प्रोवाइड करना और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाना इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन था। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम डिस्कस करेंगे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ये 1987 में आया था मेनली। ये सारे ईयर्स आप लर्न नहीं कर पाओगे तो मेनली याद रखना कि 1987 में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एड्स जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट किया जा सके, प्लस केयर, सपोर्ट और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके उन लोगों को जिनको एड्स हो चुकी है ऑलरेडी। प्लस हम इसके अंदर स्ट्रेंथन करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिस्टम्स को और ह्यूमन रिसोर्सेज को। जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, मशीन्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करना। प्लस जो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर स्ट्रेटजीज़ की तो वो होती है कि हम सर्वे करेंगे HIV इन्फेक्शन एज इंडिकेटेड बाय सीरम पॉजिटिविटी, किन किन लोगों को HIV इन्फेक्शन है। प्लस सर्विलेंस करेंगे एड्स केसेस शोइंग क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, उन केसेस को जो साइन और सिम्टम्स ऑलरेडी शो कर रहे हैं। प्लस हम डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे। हम देखेंगे कि सेक्सुअल एक्टिविटी क्या है किसी भी पर्सन की, सेल्फ इंजेक्शन बाय ड्रग एडिक्ट्स, प्लस HIV इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन तो नहीं हुआ है। ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। प्लस ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना उन हेल्थ पर्सोनल्स को जो STD या फिर एड्स वाले पेशेंट के साथ डील करते हैं। काउंसलिंग प्रोवाइड करवाना पेशेंट को और उसकी फैमिली को, और जो गुड क्वालिटी कॉन्डम्स हैं उनको अवेलेबल करवाना लोगों तक ताकि STD और एड्स होने के चांसेस डिक्रीज़ हो जाए। प्लस जो ब्लड बैंक्स हैं उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाना और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को इंक्रीज़ करवाना, और जो HIV इन्फेक्शन है उसकी स्क्रीनिंग करवाना कि ब्लड में HIV इन्फेक्शन तो नहीं है। मलेरिया, हेपेटाइटिस B एंड C को हम डायग्नोज करेंगे। और यही था इस प्रोग्राम के अंदर। एड्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ एड्स हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे दैट आर नेशनल वेक्टर बोर्न कंट्रोल डिजीज़ प्रोग्राम्स। इसके अंदर वेक्टर बोर्न जो डिजीज़ कंडीशंस होती है लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, काला अज़हर, फिलेरिया, इन सब डिजीज़ कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम बनाए गए थे। तो आप इनकी हेडिंग बना सकते हैं लाइक मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल काला अज़हर इरेडिकेशन प्रोग्राम। और इनके अंदर आप लिख सकते हैं मेनली कि मलेरिया को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। स्ट्रेटजीज़ में आप लिखें कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट को डिक्रीज़ करना मेन इनका गोल था। तो आप इतना पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि लिखना कैसे है। हेडिंग्स पता होनी चाहिए, प्लस पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हो। आप अपने आप लिख सकते हो। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम्स दैट आर रिलेटेड टू द कंट्रोल ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये प्रोग्राम्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। हमने अभी इससे पहले जो वेक्टर बॉर्न प्रोग्राम्स डिस्कस किए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। बस अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप अपने पेपर की लेंथ इंक्रीज करने के लिए उन प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, बट जो मेन प्रोग्राम्स है वो ये हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वाले डिसऑर्डर्स। फर्स्ट प्रोग्राम है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970। सेकेंड इज़ मिड डे मील प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है 1957। अनीमिया प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम 1970। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। सबसे पहले हम स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 1970 की बात करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है प्री स्कूलर चिल्ड्रंस का, प्रेग्नेंट वुमेंस का और लैक्टेटिंग मदर्स का, और जिनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, वो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, तो उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करना इस प्रोग्राम का मेन एम था। इसमें था कि जो 1 साल का बच्चा है उसको 200 कैलोरीज जो हैं वो दी जाएंगी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन पर डे दिया जाना चाहिए। प्लस जो 1 से 6 साल का बच्चा है उसको 300 KCl कैलोरीज और 10 से 12 ग्राम प्रोटीन, प्लस वुमेंस को जो है वो 500 KCl प्लस 25 ग्राम प्रोटीन पर डे दिया जाता था। मिड डे मील प्रोग्राम की बात की जाए तो ये 1961 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंक्रीज़ करना। इस प्रोग्राम के अंदर मेनली लंच प्रोवाइड किया जाता था स्कूल्स में, फ्री लंच, टू इम्प्रूव अटेंडेंस एंड एनरोलमेंट इन स्कूल and to prevent dropouts from primary school. Children belonging to backward classes, scheduled caste, scheduled tribe families are given priority. इसमें क्या होता था, पहले के बच्चे ना एजुकेशन नहीं लेते थे, स्कूल्स में एडमिशन ही नहीं लेते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स खाली रहते थे और उन बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होते रहते थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि बच्चे फ्री का खाना देखकर एडमिशन ले सके, उनका एजुकेशन जो है उनको एजुकेशन भी मिलेगी प्लस उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम के तहत 2 चीज़ों पर फोकस किया गया था, एजुकेशन भी उनको दी जाती थी प्लस उनको अच्छा खाना दिया जाता था। प्रिंसिपल्स थे, शुड बी अ सब्स्टिट्यूट 1/3 टोटल एनर्जी एंड 1/2 टोटल प्रोटीन होना चाहिए उस डाइट के अंदर जो भी आप लंच में बच्चों को देंगे। प्रोवाइडेड एट लो कॉस्ट, वो जो डाइट है वो लो कॉस्ट में प्रोवाइड हो, ईजीली प्रिपेयर होनी चाहिए, वो जो खाना बना रहे हैं वो लोकली अवेलेबल हो, प्लस मेन्यू को फ्रिक्वेंटली चेंज करना ताकि बच्चे बोर ना हो एक जैसा खाना खाकर। नेक्स्ट, बेनिफिशरी किन किन बच्चों को प्रोवाइड होता था, 6 से 11 साल के बच्चों को मिड डे मील प्रोवाइड की जाती थी। इसमें 300 कैलोरीज प्रोवाइड की जाती थी प्लस 8 से 12 ग्राम प्रोटीन पर डे फॉर 200 डेज इन ईयर प्रोवाइड किया जाता था बच्चों को। अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम 1970 में लॉन्च किया गया था। इसका बेनिफिट किस किस को मिलता था, प्रेग्नेंट वुमेंस को, नर्सिंग मदर्स को। थर्ड वन इज़ वुमेन एक्सेप्टर्स टू टर्मिनल मेथड्स एंड आईयूडी, जो जिनको टर्मिनल मेथड्स जो एक्सेप्ट कर रही है, लाइक कोई पिल ले रही है या फिर कोई अदर मेथड यूज़ कर रही है या फिर आईयूडीज़ यूज़ कर रही हैं, उन वुमेंस को, प्लस जो 5 साल के बच्चे थे उनको। डेली डोज दी जाती थी वुमेंस को 80 mg फेरस सल्फेट की प्लस 0.5 mg फॉलिक एसिड टैबलेट्स की, और चिल्ड्रन को 180 mg फेरस सल्फेट दिया जाता था प्लस 0.1 mg फॉलिक एसिड 2 ml लिक्विड दिया जाता था। तो ये हमने डिस्कस किया अनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम 1970। नेक्स्ट इज नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम जो 1962 में लॉन्च किया गया था। इसमें ये था कि जो आयोडीन की डेफिशिएंसी से डिसऑर्डर होता है, लाइक गोइट्रे, गले में आप इस वुमेन के पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो गले में स्वेलिंग हो रखी है, इन्फ्लामेशन हो रखी है, इस डिजीज़ कंडीशन को गोइट्रे बोला जाता है। इस डिजीज़ कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था 1962 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम असेस करेंगे कि आईडीडी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कितने लोगों को हो चुका है, ये असेस करना, प्लस जो सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट उसमें हम आयोडीन ऐड करेंगे। जो हम आजकल सॉल्ट यूज़ करते हैं वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, यानी कि उसमें आयोडीन ऐड होता है ताकि हमें आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ना हो। प्लस रीसर्वे करेंगे हम हर 5 साल में, ये देखने के लिए कि आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कितने एक्सटेंट तक लोगों में फैला हुआ है, हर 5 साल में सर्वे किया जाता है।
प्लस लैब में मॉनिटर किया जाता है कि जो आयोडेटेड सॉल्ट और होता है, प्लस यूरिनरी आयोडीन एक्सक्रीशन, यूरिन में कितना आयोडीन एक्सक्रीट आउट हो रहा है, प्लस सॉल्ट में हम कितना आयोडीन खा रहे हैं, और हेल्थ एजुकेशन और पब्लिसिटी की जाती है। नेक्स्ट हम प्रोग्राम्स डिस्कस करेंगे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से रिलेटेड है। ये लास्ट प्रोग्राम्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ये हमने पहले पढ़े थे, प्रोग्राम्स के नेम्स जो हैं वो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, लाइक नेशनल स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम एंड डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इनमें से कोई भी 4 या 5 आप लोग हेडिंग याद कर सकते हैं, प्लस इनके अंदर आपने जो लिखना है वो आप खुद भी लिख सकते हैं, और मैं आगे पढ़ाने वाली उन पॉइंट्स को भी अपने नोट्स में लिख के उनको लर्न कर सकते हैं। सारे प्रोग्राम्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग याद रखिएगा कि नॉन कम्युनिकेबल प्रोग्राम के अंदर स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम एंड डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम आते हैं। फर्स्ट इज स्कूल हेल्थ प्रोग्राम 1977। इसमें इसका जो मेन एम था वो था कि हम प्रमोट करेंगे पॉजिटिव हेल्थ, प्लस जितनी भी डिजीज़ कंडीशंस हैं हम उनको प्रिवेंट करेंगे, और अगर किसी बच्चे को या फिर किसी पर्सन को डिजीज़ कंडीशन हो भी जाती है तो उसको हम टाइमली डायग्नोस करके उसको ट्रीट करेंगे और पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। प्लस हम हेल्थ एजुकेशन दे के लोगों को अवेयर करेंगे डिजीज़ कंडीशंस के बारे में, गुड हेल्थ क्या होती है, बैड हेल्थ क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को अवेयर करेंगे। प्लस हम हेल्थफुल एनवायरनमेंट जो है वो अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ कंपोनेंट्स। इस प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या क्या थे आप मेन लिख सकते हैं। हेल्थ अप्रेजल, रेमिटल मेजर्स प्रोवाइड किए गए थे, फॉलोअप के लिए लोगों को बुलाया जाता था, प्रिवेंट की जाती थी कम्युनिकेबल डिजीज़ कंडीशंस, हेल्थफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता था, लोगों को बहुत सारे न्यूट्रिशनल सर्विसेज दी जाती थी, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल की जाती थी, प्लस मेंटल हेल्थ पे फोकस किया जाता था, डेंटल हेल्थ पे, आई हेल्थ, ईयर हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया था इस प्रोग्राम के तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में आया था। इसका मेन कंपोनेंट था कि हम ट्रीट करेंगे जितने भी मेंटली इल पेशेंट्स हैं और उनको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस प्रिवेंट करेंगे और प्रोमोट करेंगे पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को। ये प्रोग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जितने भी मेंटल हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जितनी भी फैसिलिटीज़ लोगों को दी जाती हैं उन सभी फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करवाएंगे। प्लस जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में पर्सोनल्स हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी कि मेंटल हॉस्पिटल्स में काम कैसे किया जाता है। प्लस बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए गए थे सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के लिए। नेक्स्ट इज नेशनल प्रोग्राम फॉर कलर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ये ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था 1976 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम डिसएमिनेशन का मतलब होता है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना थ्रू वेरियस मीन्स, लाइक आप न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे कि अपनी आई की केयर कैसे करनी है। प्लस एगुमेंटेशन ऑफ ऑप्थेल्मिक सर्विसेज सो डेट आई केयर इज़ प्रोमेंटली अवेल्ड ऑफ। बहुत सारी ऑप्थेल्मिक आई से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज ट्रीटमेंट हैं वो सारे अवेलेबल करवाना। प्लस एस्टेब्लिश करना परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी ओरिएंटेड आई हेल्थ केयर। नेक्स्ट प्रोग्राम है विटामिन ए डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम जो 1970 में लॉन्च हुआ था। इसका बेनिफिट जो है वो 6 महीने से 5 साल के बच्चों को दिया जाता था। इसकी जो मेन स्ट्रेटजी है वो ये थी कि इसमें विटामिन ए जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता था बच्चे को एट रेगुलर 6 मंथ इंटरवल, मतलब 6 महीने के गैप के साथ बच्चे को विटामिन ए दिया जाता था। इसकी डोज दी गई है 6 से 11 महीने के बच्चे को 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए सॉल्यूशन पिलाया जाता था, और 1 से 5 साल के बच्चे को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर 6 मंथ्स प्रोवाइड किया जाता था। चाइल्ड मस्ट रिसीव टोटल 9 डोजेस विटामिन ए की बच्चे को प्रोवाइड की जाती हैं। तो और इसका जो प्रिवेंट है, लाइक विटामिन ए डेफिशिएंसी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वो फर्स्ट स्टेप है ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करके। प्लस जो कोलेस्ट्रॉम होता है पहले 3 जैसे डिलीवरी हुई उसके 3 दिनों तक जो मिल्क आता है
मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते वक्त, तो उस मिल्क का नाम कोलेस्ट्रॉम होता है। वो बच्चे को पिलाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से उसको कोई भी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर नहीं होता। एनकरेज करेंगे कि जो मदर है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल और येलो कलर फ्रूट्स खाए। प्लस इंक्रीज़ करेंगे कवरेज ऑफ विद मिसल्स, यानी कि ये जो प्रोग्राम था हमने डिस्कस करा, विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रोग्राम, विटामिन ए डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम। इसमें हमने विटामिन ए के सॉल्यूशंस देने हैं बच्चे को, 9 डोजेस देनी है। डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट हम कैंसर का प्रोग्राम पढ़ते हैं, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत इसका मेन गोल और ऑब्जेक्टिव यही था कि हम कैंसर को प्रिवेंट करेंगे लोगों में हेल्थ एजुकेशन देके, प्लस प्राइमरी प्रिवेंशन करवाएंगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन में करेंगे कि हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे केस को और फिर उसको ट्रीट करेंगे, और रेफरल सर्विसेज और फॉलोअप के लिए पेशेंट को बुला सकते हैं। टर्सरी में हम उसको पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, क्योंकि कैंसर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, सीवियर लास्ट स्टेज तक चली जाए तो वो ठीक नहीं हो सकती। उसके बाद हम पैलिएटिव केयर ही प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। प्लस हम जो टोबैको से रिलेटेड कैंसर है उसको भी प्रिवेंट करेंगे, और जो यूट्राइन सर्विक्स से रिलेटेड कैंसर है उसको प्रिवेंट करना, और जितने भी डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट्स हैं, लैब वगैरह हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सभी चीज़ों को स्ट्रेंथन करना। तो ये सारा था हम प्रोग्राम कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। इसको 7FYP भी बोला जाता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, पर्सनस हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे अर्ली स्टेज पे। सेकंड, हम अर्ली डायग्नोस करेंगे जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे और उनको मैनेज करेंगे। फिर हम उन प्रिवेंशन करेंगे एक्यूट और क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का, प्लस जितने भी कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से हो सकते हैं उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई पेशेंट इस डिजीज़ कंडीशन के दौरान हैंडीकैप, पार्शली या फिर टोटली हैंडीकैप हो जाता है, तो हम उन पर्सनस को रिहैबिलिटेशन सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया आज नेशनल प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम्स थे, लाइक कुछ चाइल्ड और मदर के लिए थे, कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए थे, कुछ वेक्टर बोर्न डिजीज़ के लिए थे, कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए थे। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक हेडिंग के 5 या 6 प्रोग्राम आप लर्न करके अपने पेपर में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। प्लस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दो ताकि जो नई नई वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।